आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 8 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें जो क्वांट से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 79,200 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 16,500 के कुल लाभ में संजय का जो हिस्सा है वो 3600 था। तो उनके निवेशों में कितना अंतर था? तो अगर संजय का हिस्सा 3,600 था तो टोटल लाभ में से अगर मैं 3600 घटा दूं तो ये किसका हिस्सा निकल के आ जाएगा? ऋतिक का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो घटाऊंगा तो 0 0 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 12,900 क्या हो जाएगा? तो ये ऋतिक का हिस्सा हो जाएगा। इसको मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात करूँ तो जिस रेशियो में प्रॉफिट इनको मिल रहा है उसी रेशियो में इन्होंने व्यवसाय में पैसा भी लगाया होगा। तो अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकाल देता हूँ तो 12,900, और किससे रेशियो निकाल दूंगा मैं? तो 3600 से रेशियो निकाल दूंगा। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करूँगा तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 13 हो जाएगा, और इसको कट करूँगा तो 12 बार चला जाएगा। अब ये विभाजित नहीं होगा तो ये इनके क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। किसके? तो ऋतिक और संजय के प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से इनको प्रॉफिट मिला है उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया होगा? व्यवसाय में पैसा लगाया होगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो 43 और 12 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, तो 55 रुपया उन दोनों ने मिलकर लगाया होगा। और इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है? तो 79,200 दिया है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एक की वैल्यू निकाल दूंगा। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए अगर 11 से भाग करूँगा तो 5 बार चला जाएगा, 7 बार, 2 बार, और ये डबल 0 उतर जाएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि उनके निवेशों में कितना अंतर था, यानी कि अगर मैं यहाँ से 43 और 12 में अगर अंतर निकाल दूँ तो ये अंतर कितना आ जाएगा? तो ये 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 31 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो अगर 5 की वैल्यू अगर 7200 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 का में 5, 2 22 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 2 20, फिर 4 बार चला जाएगा। तो 31 की वैल्यू पूछ रहा है तो बस क्या करूँगा मैं? 1440 का क्या करूँगा? गुणा कर दूंगा। तो गुणा करूँगा तो लास्ट में कितना आएगा? 0 आएगा, और उसके बाद से 4 का में 4, यानी कि लास्ट में 40 आना चाहिए। और अगर ध्यान से देखें ऑप्शन को तो लास्ट में 40 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 91,673 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इनमें इस चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसको अगर मैं इस संख्या में जोड़ूंगा तो ये 88 से विभाजित होगा। तो 88 से विभाजित होगा, इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे, चाहे 2 की बात करूं, चाहे 4 की बात करूं, चाहे 8 की बात करूं, चाहे 11 की बात करूं, इन सभी से भी विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा 2 है तो 2 से चेक कर लेता हूँ। तो अगर इसके लास्ट में अगर विषम संख्या है तो अगर इसमें विषम संख्या जोड़ूंगा तभी जाके ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके लास्ट में 6 है, जोड़ूंगा तो 9 होगा, इसके लास्ट में 4 है, जोड़ूंगा तो 7 होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। इसका मतलब या तो 21 हो सकता है या तो 23 हो सकता है। तो अगर मैं 21 को रख के चेक करता हूँ मैं, तो 73 में 21 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? तो जोड़ देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा। और 94 में अगर 4 से भाग करता हूँ मैं तो 94 आपका 4 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करिए, इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु का 7 गुना, यानी कि 7p क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है, यानी कि क्यू और प्लस 46 करूँगा तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उस समय क्यू की आयु का 6 गुना, तो 8 वर्ष बाद क्यू की आयु कितनी हो जाएगी? तो क्यू प्लस 8 हो जाएगी। इसका 6 गुना अगर मैं कर देता हूँ तो पी की आयु के 6 गुने से 24 वर्ष कम होगा। तो यानी कि अगर इसमें 24 जोड़ दूंगा तो पी की आयु के 6 गुना, यानी कि पी की 8 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? तो पी प्लस 8, और इसका 6 गुना करूँगा तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे क्यू की आयु पूछ रहा है, यानी क्यू का मान आपसे पूछ रहा है। तो बस सॉल्व करके क्यू का मान निकाल देता हूँ मैं। तो 6 से कट करूँगा मैं तो ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा p प्लस 8, ये बराबर किसके हो जाएगा? तो q प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करूँगा मैं तो यहाँ से
पी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो क्यू प्लस 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो ये 7p इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 7q और प्लस 7 चौक 28 के बराबर हो जाएगी। तो इसी 7p की जगह पर रख दूंगा 7q प्लस 28, तो रखूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 6q इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 46 में से 28 माइनस कर दूंगा तो 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 6 3 18, यानी 3 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, तो 394 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो या तो आप इसको बेसिक से कर दीजिए या तो ऑप्शन से कर दीजिए। तो ऑप्शन से करना आसान रहेगा, बाकी अगर बेसिक से इसको करना है तो पहली क्रमागत संख्या अगर x मैं मानता हूँ तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, विषम, तो 2 इसमें जोड़ दूंगा तो x + 2 हो जाएगी। और इनके वर्गों का जो योगफल है, यानी कि अगर इनका वर्गों का योगफल अगर मैं करता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 394 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे, और जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरी संख्या निकाल कर और दोनों का योगफल हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है, पर मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा, तो अगर मान लीजिए इसका योगफल अगर 24 है, पहला अगर ऑप्शन मानता हूँ, तो इसको मैं 2 से सब में भाग देते चला जाऊँगा। तो 2 से भाग करूँगा तो ये हो जाएगा 12, तो इसके पहले वाली विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और इसके बाद वाली क्या हो जाएगी, 13। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएंगी, तो 24 के बराबर हो जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 और 13 पहली 2 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो इनके वर्गों का योगफल निकालूंगा, तो 11 का अगर स्क्वायर करूँगा तो लास्ट में 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 3 9 आएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो लास्ट में 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 32 में चेक कर लेता हूँ, तो इसका आधा करूँगा तो 16, यानी कि एक 15 हो जाएगी, और दूसरे 16 से एक अधिक यानी कि 17 हो जाएगी। स्क्वायर करूँगा मैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर करूँगा तो 7 7 49, 9 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 4 लास्ट में आ रहा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो 15 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 225 होता है, और 17 का स्क्वायर करूँगा तो 289 होता है, दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो 400 से ऊपर चला जाएगा, वैल्यू 394 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन बचा 22, तो जब 24 पे ही नहीं हो रहा है तो 22 पे कैसे होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका आधा करूंगा मैं तो 14, तो 13 और 15 क्या हो जाएंगे, दोनों संख्याएं हो जाएंगी विषम प्राकृतिक संख्याएं। स्क्वायर करूंगा तो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, और 15 का स्क्वायर होता है 225, जोड़ देंगे तो 9 और 5 14 को 4 हो जाएगा, 6 2 8, एक 9 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 394 आपको योगफल प्राप्त भी होना चाहिए, जो कि प्राप्त हो रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो ए जो है वो 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 20 दिनों में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। ए की इफिशियंसी यहाँ से 2 निकल के आ जाएगी, बी की कितनी निकल के आ जाएगी, 1। तो दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसे 3 इफिशियंसी से कितने दिन तक कार्य करते हैं, 6 दिन तक। तो कितना कार्य कर लेंगे, तो 6 3 18 कार्य कर लेंगे। तो बचा कार्य कितना होगा, तो टोटल कार्य है 20, 18 कर लिया इन्होंने, तो 2 कार्य बचा होगा कितने का, तो 20 का। तो कितना हिस्सा बचा होगा, तो 1/10 हिस्सा बचा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विशाखापट्टनम वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल बराबर फार्मूला मैंने बताया है कि 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई हो जाएगा। वैल्यू रख दूंगा मैं, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 55 है और y की जगह पे कितना है, तो आपका 66 है। दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो 55 में 66 जोड़ूंगा तो 6 5 11 को 1 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12, यानी कि 121 हो जाएगा। 11 से कट करूंगा तो 5 बार, 11 से कट करूंगा 11 बार चला जाएगा, फिर 11 से कट करूंगा तो ये 6 बार चला जाएगा। तो 6 5 30, 30 दूना के 60 क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी औसत स्पीड निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लवी ने एक खिलौना 740 में खरीदा, उसे 16 रुपये की लागत से सजाया, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा। तो 40 और 10 50 और 6 56, यानी कि 756 रुपये उसकी लागत होगी। और उसने खिलौने को 558 में बेच दिया, तो 558 में बेच रहा है, इसका मतलब उसको हानि हो जाएगी। तो लाभ वाला दोनों, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें घटा देता हूँ तो देख लेता हूँ कितने की हानि हो रही है। तो 16 में से 8 घटाऊंगा तो 8 हो जाएगा,
14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 198 रुपये की उसको हानि हो रही है, कितने पे? तो 756 पे हो रही है। आपसे प्रतिशत हानि पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। तो ये दिख रहा है कि 8 एक 9, ये 9 से कट जाएगा तो 9 दूना के 18, एक 18, 9 दूना के 18, इसको कट करूँगा तो 9 8 72, 3 36, 9 चौको 36 हो जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ मैं, तो ये आपका 11 बार चला जाएगा। इसको कट करूँगा मैं तो 2 चौको 8 और 2 दूने के 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट कर लेता हूँ तो ये 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आपका आंसर हो जाएगा वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, यानी कि बटे में आना चाहिए। ये तो आपका पूर्ण संख्या दिया है तो ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आपका दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 57 है और उनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना है? तो 812 है। तो वे दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो मैं बता चुका हूं कि अगर ए और बी दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर मतलब इनके बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम किसके बराबर हो जाता है? तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ये मैं रूल आपको बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 26 और 31 दोनों को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम करूँगा तो इनका प्रोडक्ट करूँगा, तो 6 में 1 का गुणा करूँगा तो लास्ट में 6 आएगा, और यहाँ पे तो लास्ट में 2 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। इसको अगर मैं करूं तो दोनों में दिख रहा है कि 3 कॉमन है, तो 3 निकाल दूंगा, तो यहाँ से 3 हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 11 बचेगा, और 24 में से 3 हट जाएगा तो 8 बचेगा। तो इनका एलसीएम यही हो जाएगा। अगर गुणा करूंगा मैं तो 3 के में 3 हो जाएगा, और 8 ते कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। लास्ट में 4 आ रहा है, तो लास्ट में इसके तो 2 दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको अगर मैं चेक कर लेता हूँ तो दोनों में 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 3 में कॉमन लेता हूँ तो 12 36 यानी कि 12 हो जाएगा। गुणा करूँगा मैं तो 7 21 हो जाएगा, और 21 में 12 का गुणा कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा ये? तो 12 का में 12 हो जाएगा, और 12 दूना के 24 और 1 25 यानी कि 252 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो 812 दिया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो 8 में 9 को गुणा करूँगा तो 72 यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है, और लास्ट में 2 तो यहाँ पे भी दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,014 है। इनमें 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% की कमी हो जाती है। तो कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 12,014 है। ठीक है, तो 25% की पहले वृद्धि होती है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। फिर 60% की वृद्धि होती है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये तो 16/10 हो जाएगा। और फिर 50% की कमी होती है, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो 4 से 2 में गुणा करूँगा तो 8, 8 दूना के कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 दूना के 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो पहले जनसंख्या थी वहीं बाद में भी जनसंख्या होगी तीसरे वर्ष के अंत में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12,014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपुल, मोहन और मोहम्मद की औसत जो वजन है वो 45 किलोग्राम है। तो इन तीनों का अगर औसत वजन 45 किलोग्राम है तो इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा? तो 45 में मैं क्या करूँगा? 3 से गुणा कर दूंगा। तो 45 में 3 से गुणा करूँगा तो 45 दूना के 90, और 3 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि विपुल और मोहन की औसत वजन जो है वो कितना है? तो 43 किलोग्राम। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 43 का 2 गुना करूँगा मैं तो 40 दूना के 80 और 6 86 हो जाएगा। और मोहन और मोहम्मद का औसत वजन कितना है? तो 50 किलोग्राम। 2 गुना करूँगा तो योग कितना हो जाएगा? तो 100 किलोग्राम हो जाएगा। तो आपसे मोहन का वजन पूछ रहा है, तो मोहन आपका इसमें भी है, मोहन आपका इसमें है, तो मोहन 2 बार जुड़ गया है। तो अगर इन दोनों का योग निकालूं तो 186 के बराबर हो जाएगा। और चूंकि इसमें मोहन 2 बार आ गया है तो बस क्या करूँगा मैं? 135 को 186 में से घटा दूंगा, तो वही क्या हो जाएगा? मोहन का वजन हो जाएगा। तो घटा दूंगा तो 1 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 51 किलोग्राम क्या हो जाएगा? मोहन का औसत वजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है और तीसरी संख्या 101 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, तो पहली 2 संख्याओं का अगर औसत 80 है तो योग कितना हो जाएगा पहली 2 संख्याओं का? तो 8 दूना के 16 यानी कि 160 हो जाएगा। तीसरी संख्या कितनी है? तो 101 है, तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 1 2 यानी कि 261 क्या हो जाएगा? तीनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा। और 5 संख्याओं का योगफल दिया कितना है? तो 655 दिया है। तो बची हुई 2 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? तो 261 इसमें से घटा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा।
5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। औसत पूछ रहा है इनका, तो बस क्या करूँगा मैं, जो ये योगफल आया इसमें 2 से भाग कर दूंगा मैं। तो 2 से भाग करूँगा तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा, 2 9 18, 1 14, 2 7 14 यानी कि 197 क्या हो जाएगा। शेष 2 संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज में 30 भुजाएं हैं, एक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर n है, संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो 360/थीटा होता है। थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो वाय कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ से n का मान आपको दिया है 30 दिया है, और 360 में अगर मैं थीटा से भाग कर देता हूँ तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, 3 से भाग करूँगा मैं तो ये 12 बार चला जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितने अंश आ जाएगी, तो 12 अंश आ जाएगी। तो हमें पता है कि किसी भी बहुभुज में वाय अंतःकोण और आंतरिक जो कोण है, इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर वाय कोण अगर ये 12 अंश का है तो जो अंतःकोण है वो कितने अंश का हो जाएगा, तो 180 में से क्या करूँगा मैं, 12 अंश घटा दूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 168 अंश निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक टेबल की कीमत 1400 अंकित की और उस पर 2 क्रमिक छूटें प्रदान की, जिसमें से एक जो है वो 12% है। यदि कोई ग्राहक टेबल के लिए 1133.44 का भुगतान करता है तो दी गई दूसरी छूट कितने प्रतिशत की थी। तो देखिए 1400 उसका अंकित मूल्य था, पहली छूट 12% की थी, तो 12% की छूट के बाद से मूल्य कितना बचेगा उसका, तो 88/100 कर दूंगा। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। 14 में 88 का गुणा करूंगा मैं तो सीधे 14 में 8 का गुणा कर लेता हूँ, तो 14 8 112 होता है, और इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। गुणा करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 1232 क्या हो जाएगा, 12% की छूट के बाद से मूल्य हो जाएगा। अब इस पे कुछ परसेंट की और छूट दी जाती है, तो जिससे मूल्य कितना हो जाता है, तो 1133.44 हो जाता है। ठीक है, तो देख लेता हूँ कि कितने रुपए का अंतर है। तो घटा देंगे तो ये आपका 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 98.56 क्या हो जाएगा, इनके बीच में मूल्य में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो 123.2 हो जाएगा, यानी इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जा रहा है ये। इसका मतलब 10% या 10% से अधिक वाली वैल्यू तो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये 10% की वैल्यू है तो अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 से भाग करूंगा मैं तो 2 6 के 12 हो जाएगा, और 2 1 12 2 6 के 12 हो जाएगा, यानी कि 61.6 किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 5% की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो इससे कम आ जा रही है, तो इसका मतलब 5% भी नहीं होगा, तो इसका एक ही ऑप्शन बचा 8%, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल 30% की छूट पर एक पेन बॉक्स जिसका अंकित मूल्य 900 है खरीदता है, तो उसका पूछ रहा है कि शुद्ध मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो 30% की छूट इसका मतलब कितने में खरीदता होगा, तो 70% इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर 100% की वैल्यू कितना दिया है, तो 900 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 आ जाएगी। तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 70 × 9 हो जाएगी। गुणा करेंगे तो 7 9 63, यानी कि 630 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 फरवरी 2024 को जमा की गई और 23 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 की राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो राशि आपकी कितनी है, तो 4000 की राशि है, रेट कितना है, तो 6.75% है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, तो 2024 आपका लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी 29 को होगी, तो 22 इधर हो गया, तो 7 फरवरी में बचा होगा दिन, और मार्च 31 का हो जाएगा, और अप्रैल में कितना जोड़ना है, तो 23। इन सबको जोड़ूंगा मैं तो 7 1 8 3 11 को 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 61 कितने हो जाएंगे दिन का आपको ब्याज निकालना है। और टोटल कितने दिन हो जाएंगे साल में, तो लीप ईयर है तो 366 दिन हो जाएगा। तो 366 से क्या करूँगा मैं, भाग दे दूँगा। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो भाग करूँगा तो ये 6 बार चला जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं भाग कर देता हूँ तो देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 से अगर इसको भाग कर देता हूँ तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 25 यहाँ 75 हो जाएगा। 2 से अगर मैं भाग कर देता हूँ तो ये 20 बार चला जाएगा। इसका दोगुना करूँगा 225 का, तो 225 का दोगुना हो जाएगा 450 हो जाएगा।
एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा तो 45 रुपये क्या इसका निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2790 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8/10 हो जाएगी। अगर इसको और सिंप्लीफाई करूँ मैं तो 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी कि अगर संख्या 5 है तो अगर उसको 4 बढ़ाया जाता है तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5 में 4 जोड़ दूंगा तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इस 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 2790 दिया है। आपसे संख्या यानी कि 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल दूंगा तो 9 × 27, 9 को मैं 9 यानी कि 310, 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बस क्या करूँगा मैं 310 में 5 का गुणा कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 0, और 5 में 1 का गुणा करूँगा तो 5 और 5 15 हो जाएगा, यानी कि 1550 क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4,81,355 को विभाजित करती है। तो इसके लास्ट में 5 दिख रहा है, तो सबसे पहले ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो बाकी वाले ऑप्शन को मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि इन चारों में से किसी एक ही संख्या से विभाजित हो जाएगी। पहले मुझे 5 दिख ही गया है, तो बाकी का मैं चेक नहीं करूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 9 और 10 प्राप्त होता है। तो इसको मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, इसको हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करिए। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू पकड़िए, तो 91 सबसे छोटी है, तो इसमें कितना शेष आना चाहिए, तो 9 शेष आना चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें से 9 अगर मैं घटा दूं तो ये जो संख्या हो जाएगी, इसमें से जो भी आंसर होगा उससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 91 में से अगर 9 घटाऊंगा मैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। देख लेता हूँ कि ऑप्शन में 82 किससे विभाजित हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि 41 दूना का 82 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। तो या तो आप इसको बेसिक से कर लीजिए या तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर लीजिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा है, क्योंकि एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक ही है। तो हम किसी को भी अपने मन से 0 पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, वाई और एक्स दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, 0 के बराबर पुट कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, तो साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, इंटू कॉस 180 अंश, कॉस 180 अंश का मान होता है माइनस का 1 हो जाएगा, तो इंटू -1 हो जाएगा। और ये कॉस 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 में 1 का गुणा करूंगा तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा। एक्स और वाई की वैल्यू 0 रख के देख लेता हूँ, -1 किस में आ रहा है, तो इसमें 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा। इसमें रखूंगा तो +1 आएगा, तो माइनस का 1 ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो वैल्यू पुटिंग से था। तो मैं इसको बेसिक से सॉल्व कर देता हूँ। तो साइन 90 - x यानी कि 90 - थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, तो ये कॉस x हो जाएगा। और कॉस 180 - थीटा किसके बराबर होता है, तो माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, तो माइनस कॉस कितना हो जाएगा, तो x - y हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कॉस 90 - थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, इंटू साइन 180 - थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा के बराबर हो जाता है, तो साइन कितना हो जाएगा, तो y माइनस कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और थ्योरम यहाँ पे काम करेगी। तो साइन -थीटा ये बराबर किसके होता है, तो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसको अगर मैं लिख सकता हूँ तो इसको मैं लिख दूंगा, तो x - y करूँगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा साइन हो जाएगा ब्रैकेट में x - y हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये कॉस a - b का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा x और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस का x और -y, तो -y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +y में। तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो माइनस का कॉस y इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो मैंने बेसिक तरीका भी आपको बता दिया ताकि आपको ये ज्ञात रहे कि किस तरीके से आया है। इसमें काफ़ी रूल का यूज किया गया है। चतुर्थांश अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की अगर मेरी क्लास देखी होगी तो ये जो मैंने रूल अप्लाई किया है आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो जाके आप ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे तरीके उसमें मैंने बताया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 81 और 27 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 27 का स्क्वायर यानी कि 27 इंटू 27 और डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 81 हो जाएगा। 27 तो 81 हो जाएगा, 3 से भाग करूँगा 27 में, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 26% की हानि होती है। इसका मतलब इसको मैं अगर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर पहले मैं विक्रय मूल्य 500 में मानता हूँ, तो अगर 200 में बेचता है तो 26% की हानि यानी कि कितने के बराबर हो जाता है, तो 74% के बराबर हो जाता है। आगे कह रहा है कि यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% पे, तो 500 का 84% कितना हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा और 8 पचे 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 420 में अगर बेचता है तो कितना उसको लाभ होगा। तो अगर ये 200 की वैल्यू 74 है तो मैं क्या निकाल देता हूँ, 420 की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 74/200 हो जाएगा और इंटू 420 हो जाएगा। निकाल देता हूँ मैं तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करूँगा मैं तो 21 दूना के 42 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब गुणा कर लेता हूँ मैं तो 21 चौक 84 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 21 में 7 का गुणा करूँगा मैं तो 7 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 147 हो जाएगा। 147 में 8 जोड़ूंगा तो 155 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा तो 155.4 क्या हो जाएगा, परसेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये 100 से कितना अधिक है, तो 55.4% अधिक है, तो इतने परसेंट का क्या होगा, उसको लाभ प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 5:12:13 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो अगर भुजाओं में अनुपातिक संबंध अगर x में मानता हूँ तो ये हो जाएगा 5x 12x और कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। और हमें पता है कि 5, 12 और 13 किस में है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, तो 1/2 आधार 5x हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1080 के बराबर हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि परिमाप यानी कि इन तीनों का योग आपसे पूछ रहा है। तो इन तीनों को अगर जोड़ूंगा मैं तो 12, 5, 17, 17 में 13 जोड़ूंगा तो 30x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से x का मान निकाल देता हूँ मैं, तो 2 से कट करूँगा मैं तो ये 6 बार चला जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा। 30 से अगर भाग करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 3 3 9 1 18, 6 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 36 का रूट लूँगा मैं तो 6 निकल के आ जाएगी। तो 30x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 30 में 6 का गुणा करूँगा तो 180 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलनाकार छड़ की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यानी कि 2πr(h) इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है, तो 3300 के बराबर दिया है। यदि छड़ की लंबाई यानी कि h का मान कितना दिया है, तो 72 दिया है, तो आपसे बाहरी त्रिज्या यानी कि r का मान आपसे पूछ रहा है। तो बस सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो 2 × 22/7 हो जाएगा, इंटू r का मान निकालना है, h का मान दिया है 72, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3300 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करूंगा मैं तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 से अगर भाग करूंगा तो 25 चौको 100 यानी कि 25 तिया 75 बार चला जाएगा। 3 से कट कर लूँगा मैं तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, इसको कट करूँगा तो 25 तिया 75 हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 25 × 7 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 25 में 7 का गुणा करूँगा तो 175 हो जाएगा, 175 में 24 से भाग कर दूँगा मैं भाग कर देता हूँ यहाँ पे, तो 175 और इसमें 24 से भाग कर देता हूँ, तो 7 बार लेके चला जाऊँगा तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, दशमलव बढ़ा के जीरो उतार देंगे, तो 24 दूना के 48, 24 तिया 72 यानी कि 2 बार चला जाएगा। तो 7.2 किस में दिख रहा है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, क्योंकि इसमें 7.3 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7.29 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि 58 बराबर x है और 58 बराबर y है। तो अगर x के घाते z बराबर y के घाते 10 है तो z का मान कितना होगा। तो इस वाले इक्वेशन से मैं रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 58 z हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो y की वैल्यू है 58.79 और इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर a के घाते m और इसके पावर अगर n होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a के घाते m × n, इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो अगर बराबर के इधर उधर अगर आधार सेम है तो घात एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 100 से गुणा कर देता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा 50z, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 79 × 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 5 से भाग कर दूंगा मैं, तो 5 एकम में 5, 2 29 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 5 वाटे 40 हो जाएगा, यानी कि 15.8 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ऑप्शन के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3x² हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा तो 5x² हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा तो 5 और 3 8x² प्लस का होना चाहिए। यहाँ पे तो माइनस में है तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी 2 3 और 4 इसमें जो x की वैल्यू है सब में बराबर है। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा कांस्टेंट वाली वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट वाली वैल्यू सिर्फ कहाँ दिख रहा है तो 5 3 15 यहाँ पे माइनस का है और ये 16 प्लस का है। तो 16 में से 15 अगर माइनस करूँगा तो 1 प्लस का होगा और प्लस का 1 ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 11 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि है आपकी 1200 है, रेट है आपका 3% प्रति माह, 11 माह का आपको ब्याज पूछ रहा है। तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 12 3 36 और 36 में 11 का अगर गुणा करूँ मैं तो 3 इधर हो जाएगा, 6 इधर और 6 3 9 बीच में हो जाएगा, यानी कि 396 क्या हो जाएगा इस हिसाब से ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PQR ने क्रमशः 34:75:6 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 3600 का लाभ प्राप्त होता है तो Q और R के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। तो Q और R के हिस्से के बीच का अगर अंतर मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा तो 75 में से 6 अगर घटाऊंगा तो 69, यानी कि 6 9 क्या हो जाएगा इनके बीच का अंतर हो जाएगा। इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। और अगर इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये लाभ किसके बराबर हो जाएगा 3600 के बराबर लाभ हो जाएगा। तो अगर इन तीनों को जोड़ता हूं मैं तो 34 और 6 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में 75 जोड़ूंगा तो 7 4 11 यानी कि 115 हो जाएगा। 115 की वैल्यू किसके बराबर दिया है तो 3600 के बराबर दिया है। तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 115 हो जाएगा और इंटू 69 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। तो 5 से कट कर दूंगा मैं तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 1 15 5 3 15 हो जाएगा और इसको करूंगा तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा यानी कि 720 हो जाएगा। 30 3 69 हो जाएगा, 3 का गुणा करूंगा मैं तो 0, 3 दूना के 6 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि 2160 का हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप P किसी टैंक के 5/7 भाग को 30 घंटे में भर सकता है। तो 5/7 भाग को 30 घंटे में भर सकता है। तो टोटल भाग यानी कि एक भाग भरने में कितना समय लगेगा तो 5 6 के 30, 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 7 6 के 42 घंटे लगेगा। ठीक है, और पाइप Q उसी टैंक को 2/5 भाग को 28 घंटे में। तो 2/5 यानी कि 2 से कट करूँगा तो 14, 14 में 5 के गुणा करूँगा तो 70, यानी कि ये कितने घंटे में भरेगा तो 70 घंटे में। ये आपका P का है और ये किसका है तो Q का है। आगे कह रहा है कि P और Q दोनों 7 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। तो अगर मैं इन दोनों की एलसीएम निकाल देता हूँ तो कितना हो जाएगा तो 70 तो आपका हो ही जाएगा। इसमें सिर्फ एक 3 बच रहा है तो यही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 42 से अगर मैं भाग करूँगा तो ये कितनी बार चला जाएगा तो 70 इंटू 3 और 42 से भाग करूँगा मैं तो 7 6 के 42 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा और 2 5 10, यानी कि कितनी बार चला जाएगा 5 बार। और ये कितनी बार चला जाएगा 3 बार, यानी कि यहाँ से P की इफिशियंसी 5 आ गई और Q की 3 आ गई। तो इन दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी तो 8 हो जाएगी। तो इस 8 इफिशियंसी से इन्होंने कितने घंटे तक कार्य किया तो 7 घंटे तक। तो 8 7 56 कार्य इन्होंने क्या कर दिया होगा कर दिया होगा। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है कि दोनों को बंद कर दिया जाता है और आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो 56 भाग को ये 8 घंटे में खाली कर देता है आर। तो आर की इफिशियंसी क्या हो जाएगी तो 7 हो जाएगी, क्योंकि ये 7 के हिसाब से प्रति घंटे खाली कर दे रहा है। तो कह रहा है कि अगर पाइप PQR तीनों को मिलाकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो इन तीनों की अगर एक साथ इफिशियंसी निकालूं तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 में से 7 घट जाएगा तो 1 हो जाएगी इन तीनों की एक साथ इफिशियंसी। और एक इफिशियंसी से इतनी क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा तो 1 से भाग करूंगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 70 में 3 का गुणा करूंगा तो 210 क्या हो जाएगा घंटे। इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 हो जाएगा, भाग दूंगा किससे तो माइनस के 10 से भाग कर दूंगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 में 3 का गुणा करूंगा तो 18 हो जाएगा। भाग करूंगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो ये माइनस का 9 और 6 15 हो जाएगा, और माइनस का 18 जोड़ देंगे तो 15 दूना के 30 और 3 33, यानी कि माइनस का 33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सामान्य दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 13 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी और व्यक्ति जो कि समान दिशा में चल रहे हैं, तो उनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी? तो अगर रेलगाड़ी की स्पीड को अगर एक्स में मानता हूँ तो एक्स में से 5 घट जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा? तो 195 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितने सेकंड में पार करी है? तो 13 सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। इसको मैं 18/5 से अगर मैं गुणा कर लेता हूँ तो ये किस में आ जाएगा? तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 13 से भाग करूँगा तो 13 6 65, 13 5 65 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, तो 18 3 54 क्या हो जाएगा? यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा? तो 54 में 5 जोड़ दूंगा तो 59 क्या हो जाएगा? ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो विपरीत में अगर चलेगी तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो 9 6 15 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13, यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? अब इनकी एक साथ स्पीड हो जाएगी। 255 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगी? तो 255 दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई है, पहले वाली ट्रेन की लंबाई 195 है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तो 5 5 10 हो जाएगा, 9 5 14 15 को 5 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब स्पीड कितनी है? तो 135 है, इसको मैं क्या करूँगा? 5/18 से गुणा कर दूंगा, तो जिससे क्या हो जाएगा? ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लूँगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 15 से अगर मैं भाग करूँगा तो 15 नामा 135, 15 3 45, 30 बार चला जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 6 बार चला जाएगा। 9 से कट करूँगा तो 9 दूना के 18 हो जाएगा। तो 6 में अगर 2 का गुणा करूँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 12 सेकंड निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 8 अगस्त 2025 को सेकंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने एक एक करके अच्छे तरीके से इस वीडियो में सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।